Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 11th Biology NCERT chapter 1. This is the part 2 of the chapter 1. The topic is diversity in the living world. The part 1 is already uploaded on the channel. You can go and check out the video and then you can continue with this part 2 of the video. If you look around, you will see a large variety of living organisms. अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी दिखाई देती है. चाहे वो एक पॉटेड प्लांट आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी होती है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स इन द प्लांट्स. सो देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते बट वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया that you make observations in, the range and the variety of the organism that you see would increase. आप जितना रेंज बढ़ा देंगे जितनी रेंज बढ़ा देंगे, जितना बड़ा एरिया बढ़ा देंगे, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बढ़ेगी, चाहे वो प्लांट हो और एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़. जो भी एक आपको डिफरेंट काइंड का प्लांट दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो एक स्पीशीज़ है. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. अर्थ पे जो डिस्क्राइब करी है अभी तक जो स्पीशीज़ कितनी हो सकती हैं उनकी रेंज है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन के बीच में. सो दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी. इसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका क्या नंबर है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं. The variety, basically it is the variety of the living organisms, plants, animals or microorganisms present on this earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. अगर हम कोई न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे भी न्यू ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे कंटिन्यूसली. कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, नई स्पीशीज़ मिलती रहेगी ऑर्गेनिज्म की. और अगर कोई ओल्ड एरिया भी है तो वहाँ पे भी हो सकता है कुछ स्पीशीज़ अभी अनआइडेंटिफाइड रह गई हों, क्योंकि अर्थ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ की स्पीशीज़ अभी तक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई नहीं करी है. बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ अभी भी अर्थ पे अनआइडेंटिफाइड हैं. तो ओल्ड एरियाज़ में भी अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज़ हो सकती हैं. एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. ये हमने पहले पढ़ा है कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय द लोकल नेम्स. अब हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम किसी प्लांट या एनिमल को वहाँ का जो लोकल नेम है उससे जानते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अभी प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं. जैसे कोई भी एक एनिमल हो गया, उसका लोकल नेम किसी और लैंग्वेज में अलग होगा, उसको कहीं और लैंग्वेज में कुछ और उसका नेम होगा. तो ये डिपेंड करता है और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है. एक कंट्री में उस प्लांट का नेम अलग होगा तो दूसरी कंट्री में से कुछ और बोला जाएगा. सो प्रॉबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ़ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर. अगर एक साथ मतलब दूसरी कंट्री के लोगों को उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के बारे में बात करनी है तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म का नेम अलग है और हमारी कंट्री में इसका नेम अलग होगा. तो रेफर टू द ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड निकाला है जिससे ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट या कोई भी एनिमल, उनका एक ही नेम रखा जाएगा. दैट वुड बी अ स्टैंडर्ड नेम. एक स्टैंडर्ड नेम होगा, उन्हें एक नेम दिया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में उसे एक ही नेम से जाना जाएगा. So to remove the confusion, so there is a need to standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world, and this process is called nomenclature.
तो उस ऑर्गेनिज्म को एक नेम दिया जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, और उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होगा। अब जैसे हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो को इंग्लिश में मैंगो बोला जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे, स्पेनिश में कुछ और बोलेंगे, हिंदी में उसे कुछ हिंदी में से आम बोल रहे हैं। तो हर लैंग्वेज में, जैसे इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज में मैंगो का नेम अलग होगा। तो पूरी वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट कन्फ्यूजन फॉर द पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट अ मैंगो। तो इसलिए मैंगो का एक नेम रख दिया गया है। इन नेम्स को बोला जाता है, जो साइंटिस्ट नेम रखते हैं इनको साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं, और मैंगो का नेम रखा गया है मैंगीफेरा इंडिका। तो अब जहाँ पे भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा जाएगा, इसका मतलब ये मैंगो का नेम है, और ये मैंगो का नेम मैंगीफेरा इंडिका पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को पता होगा। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called the identification. पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनिज्म को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या उसके कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, और स्टडी को और थोड़ा इजी बनाने के लिए, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी नोन ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं उन सबको एक एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाए। सो दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, और एक ही नेम एक इंडिविजुअल का रखा है, जिससे उन लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स और आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड द क्राइटेरिया। तो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, जिसके बेसिस पे इनको नेम्स दिया गया है, विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? That is the International Code for Botanical Nomenclature. But botany refers to the plants, plants की study. तो ICBN जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे प्लांट्स को नेम दिया जाता है, प्लांट्स की नेमिंग की जाती है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? सो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं, दे हैव इवॉल्व द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICZN जो है ये प्लांट्स की नेमिंग करता है, प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स देता है, और ICBN प्लांट्स की साइंटिफिक नेमिंग करता है, और ICZN जो है ये एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स देता है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो, ये इंश्योर करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल in any part of the world to arrive at the same name. तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं ये। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और वो जो नेम दिया गया है, इन्होंने जो नेम रखा है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, साइंटिफिक नेम, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए वो नेम नहीं रखा जाए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू द नोन ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिस्ट कुछ एक्सेप्टेड रूल्स को फॉलो करते हैं ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए। सो ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स। हर नेम के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक तो होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक नेम। दैट इज़ द जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसे बोला जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को टू नेम्स दिए जाते हैं, हर नेम में टू कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बायनॉमियल। दिस नेमिंग सिस्टम दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस एंड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे पहले जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। सो कैरोलस लीनियस, इनका नेम था कार्ल वॉन लाइन। इनका जो ओरिजिनल नेम था ये था कार्ल वॉन लाइन, बट जब इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, सो ही वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कि इन्होंने अपना नाम भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस रख लिया था। सो दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो 2-word फॉर्मेट में इन्होंने नेम्स दिया हर ऑर्गेनिज्म को। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Now let us see how it is a biological name. In this name, Mangifera indica represents the genus
while the indica is a particular species. तो इसमें जो Mangifera है that is the genus name and indica is the species name or a species epithet. In this name Mangifera, तो ये जो Mangifera नेम है ये एक जीनस नेम है और इंडिका जो है ये एक स्पीशीज़ नेम है. अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, ये सारे रूल्स आपको लर्न करने हैं. जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये जनरली लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं. लैटिन लैंग्वेज से दे आर रिटन इन इटैलिक्स. तो ये जो नेम्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसलिए लैटिनाइज्ड ये जो नेम्स होते हैं ये लैटिनाइज्ड होते हैं. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, और ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. दे आर रिटन इन द इटैलिक्स. They are now the second rule is the first word in the biological name represents the genus name. जो first name होता है जैसे ये Mangifera है, ये first name जो genus name है ये हमेशा capital letter से start होगा, तो यहाँ पे M होगा, ये capital रहेगा. While the second component denotes the specific epithet. ये जो second है Mangifera genus name है और second name होगा वो species name होगा. तो ये second rule हुआ. Now both the words in a biological name then handwritten. ये handwritten होंगे और ये सेपरेटली अंडरलाइंड होंगे. जब भी ये क्योंकि ये यहाँ पे बुक में रिटन है तो ये इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है. और जब भी आप इनको हैंड रिटन लिखेंगे तो ये हमेशा अलग अलग अंडरलाइन होंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं होंगे, सेपरेटली अंडरलाइंड. और जब ये प्रिंटेड फॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ बुक में प्रिंटेड फॉर्म में है, तो ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे इस तरह से. टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, इससे ये इंडिकेट किया जाता है कि इनका ओरिजिन जो है वो लैटिन ओरिजिन है, लैटिन लैंग्वेज से इनको लिया गया है. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. तो जो जीनस का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, पर जो स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा. जैसे हम अगेन यहाँ मैंगीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो ऐसे अंडरलाइन करेंगे अलग अलग. जीनस नेम एम कैपिटल है, पर स्पीशीज़ का नेम जो इंडिका है ये स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है. तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, ये रूल्स आपको लर्न करने हैं. इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है टू डिस्क्राइब ऑल द रूल्स. नाउ नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. कई बार ऑथर का नेम भी जो लिखा होता है वो स्पीशीज़ के बाद लिखा होता है एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, एंड इट इज़ रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म. ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होगा, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, लास्ट में लिन लिखा होगा. लिन का मतलब होगा लीनियस. इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस. ये बता रहा है कि मैंगीफेरा इंडिका को सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, तो पीछे LINN लिन लिखा हुआ होगा. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि साइंटिस्ट एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठाएं और इसकी स्टडी करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. इसलिए क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, एक ही ग्रुप बना दिया जाता है. जो सेम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रख दो, जिससे क्या होगा, जब हम एक ही ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमने सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए उस ग्रुप में. जैसे कि हम अगर मैमेलिया की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो सारे मैमल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे, तो सारे मैमल्स को एक ही ग्रुप में रख दिया है. तो जब हम मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं इसका मतलब सारे मैमल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं. जैसे सपोज़ आप कभी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं. क्लोथिंग सेक्शन अलग हुआ और ग्रोसरी सेक्शन अलग, स्टेशनरी सेक्शन अलग, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं जिससे कि शॉपिंग इजी हो जाए, आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए. स्टेशनरी आइटम्स सारा आपको एक जगह पे मिल जाएगा. क्लोथिंग जो कपड़े हैं उसमें भी फिर फर्दर सेक्शंस हो जाते हैं, विमेंस वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, अलग अलग सेक्शंस, तो और ज़्यादा वर्क इजी हो जाए. इसी तरह जो क्लासिफिकेशन है उसको भी ऐसे क्लासीफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है. एनिमल प्लांट्स को अलग रख दिया, एनिमल्स को अलग रख दिया, प्लांट्स में भी अलग जो ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, जिससे कि स्टडी करना बहुत इजी हो जाए. और जैसे कोई नया प्लांट मिला, देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करे साइंटिस्ट ने कि हाँ ये उस ग्रुप से मतलब सिमिलर है, तो उस प्लांट को उस ग्रुप में प्लेस कर दिया. जैसे कोई नया प्लांट मिला, उसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के आ रहे हैं, तो वो जो नया प्लांट है उसको एंजियोस्पर्म्स में डाल दिया. तो इस तरह से ईजी हो जाती है स्टडी करनी. सो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच anything is grouped into convenient categories based on some easily
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत ईजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उनके बेसिस पे उन्हें एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कि हम ईजिली प्लांट्स और एनिमल्स को कर सकते हैं ग्रुप्स, या डॉग का अलग ग्रुप है, कैट, इंसेक्ट, सब के अलग अलग, हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोशिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। तो हम कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही उन्हें उस ग्रुप में प्लेस करते हैं। सो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नो कैट्स एंड नॉट कैट्स. So now if we were to think of Alsatians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. अब जैसे mammals का हमने बात करी अभी, तो think of the animals with external ears. एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है एनिमल्स में, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ये सब मैमल्स होते हैं. लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी टॉक ऑफ द वीट, अगर वीट के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में एक वीट की पिक्चर आ जाती है. वीट की पिक्चर आएगी, राइस की पिक्चर नहीं आएगी, या किसी डॉग या कैट की पिक्चर नहीं आएगी. जब हम वीट की बात करें तो हमें वीट की पिक्चर आएगी. एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म. द साइंटिफिक टर्म्स फॉर दीज कैटेगरीज, इन कैटेगरीज को बोला जाता है टेक्सा. इनको कुछ टर्म्स दे दी जाती हैं जिसको बोल रहे हैं टैक्सा. हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट भी एक टैक्सा बना रहे हैं. वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, कोई भी एक डिफरेंट लेवल है जो उसको हम टैक्सा बोल रहे हैं. प्लांट्स एक टैक्सा बना रहे हैं, वीट इज अ टैक्सा. सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारे एक टैक्सा हैं. बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. Therefore, animals, mammals, dogs, they represent taxa at different levels. Dog है तो animal, animal में भी वो किस तरह का animal है, वो mammal है. तो ये हर एक अलग अलग taxa का अलग अलग different level है. Animals का एक अलग taxa है, mammals taxa, dog different levels पे है ये. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. तो उनके characteristics के basis पे सभी living organisms को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई कर देते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है टैक्सोनॉमी. एंड द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, सेल का स्ट्रक्चर भी देखा जाता है. यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. So, taxonomy में बहुत basic processes हैं ये. Characterization, characters देखना उनके, identify करना, फिर उनको classify करना, किसी group में रख देना और फिर उनको name दे देना. Taxonomy is not something new. ये कोई नई नहीं है taxonomy. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of the organism. हमेशा humans का interest रहता है कि हमें नए नए living organisms के बारे में पता चलता रहे, particularly जो उनके use में आते हैं. जैसे कि early days में human beings needed to find sources for their basic needs of food. वो ढूंढते थे कि बेसिक सोर्स क्या है उनके फूड का, क्लोथिंग, शेल्टर. हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. हेंस ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. So this branch of study we refer to as systematics. इसको systematics बोलते हैं. इनकी डाइवर्सिटीज़ को भी स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स, और उनके रिलेशनशिप अमंग, also the relationship among them. So it is called systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of the organism. इसका मतलब हुआ systematic organisms का arrangement. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Systema Naturae जो बुक थी ये Linnaeus ने लिखी थी, पब्लिश की थी. And the scope of the systematics was later enlarged to include identification. तो systematics में later क्या क्या include किया गया है? Identification, nomenclature and classification. Broadly taxonomy में हम यही पढ़ते हैं. Identify करना organisms को, उन्हें name देना और फिर उन्हें किसी group में place कर देना. Systematics take into account evolutionary relationship among organism. इसमें relationship, evolutionary relationship भी देखा जाता है कि पहले organism कैसा था, फिर उसमें कैसे कैसे evolution हुआ, फिर वो और उसमें
जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि आफ्टर ऑल जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था अर्थ पे, उसी से तो सारे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो सब में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है सब। नाउ द टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है क्लासिफिकेशन, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हायरार्की है एक स्टेप्स की, एक छोटे से बड़ा 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 उससे बड़ा सबसे ऊपर। तो जैसे एक लैडर होती है ना, जैसे सीढ़ियाँ होती है एक के ऊपर एक चलती जाती है, इसी तरह से बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक। जो हर एक स्टेप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ अ रैंक और अ कैटेगरी। हर एक स्टेप को रैंक या कैटेगरी बोल रहे हैं हम यहाँ पे। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो ये जो कैटेगरी है या रैंक जिसे हम बोल रहे हैं, ये पूरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। सो इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसे बोला जा रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको हम एक साथ अगर मिला देते हैं तो उसको बोल रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक। रैंक या फिर कैटेगरी एक ही बात हो गई। इट इज़ अ कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। अगर सिंगुलर है तो हम उसको टैक्सॉन बोल रहे हैं, और अगर वो प्लूरल है तो हम उसे बोल रहे हैं टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। जैसे कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। कुछ कॉमन के फीचर्स होते हैं इन सभी इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे उनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। कॉकरोच हो गया या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं सब में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं इनमें। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड, एंड दस वी वर गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी, दस वो गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी। इसलिए उनको एक रैंक या कैटेगरी में रख दिया कि इंसेक्ट्स एक रैंक है, एक कैटेगरी है इंसेक्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनके 3 पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स हैं उन सबको इंसेक्ट टैक्सन में या रैंक में रख दिया है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो जो भी ग्रुप है उसको हम कैटेगरी या रैंक बोल रहे हैं, और साइंटिफिक टर्म में हम उसे टैक्सॉन बोल रहे हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और अ टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हर रैंक है, कैटेगरी, टैक्सॉन, बस नाम अलग अलग हो गए, है ये एक ही चीज़। तो हर रैंक या टैक्सॉन जो है ये एक क्लासिफिकेशन का यूनिट है। These taxonomic groups categorized are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो ये पूरी ये जो ग्रुप्स, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो बने हैं, ये एक अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है, एक अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as। तो जब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हुई है नोन ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ कॉमन कैटेगरीज बना दी गई हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम। किंगडम के बाद है फाइलम। एनिमल्स में फाइलम बोला जाता है, प्लांट्स में इन्हें बोला जाता है डिवीजन, डिवीजन फॉर द प्लांट्स। फिर उसके बाद आती है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये इसी तरह आपको सीक्वेंस में लर्न करनी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये तो हो गए एनिमल्स के लिए। जब हम प्लांट्स के बारे में ये हायरार्की लिखेंगे तो बोलेंगे किंगडम, डिवीजन, class, order, family, genus and species. So all organisms including those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. ये आपका important question हो गया। lowest category कौन सी हुई? species हुई। और highest category कौन सी हुई? highest category is the kingdom. Now the question you may ask is how to place an ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज में हम इन ऑर्गेनिजम्स को कैसे रखें, ये एक क्वेश्चन है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली जो नॉलेज होनी चाहिए वो उनके कैरेक्टर्स के बारे में होनी चाहिए। हर जो इंडिविजुअल है, हर जो ऑर्गेनिज्म है, उनके ग्रुप के बारे में या इंडिविजुअली उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। इसलिए हम सिमिलैरिटीज़ देख लेंगे कि हाँ, अगर इंसेक्ट, अगर ये नया जो मिला है ऑर्गेनिज्म, अगर इसके 6 लेग्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, तो मतलब ये इंसेक्टा ग्रुप से सिमिलर कर रहा है, तो इसको उसमें प्लेस कर दिया जाए।
या डिसिमिलैरिटीज़ देखी जाए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है प्लेस करने में ग्रुप्स के अंदर। सो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द स्पीशीज़। स्पीशीज़ हमने अभी पढ़ा है कि ये सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, दैट इज़ द स्पीशीज़। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनकी आप डेफिनेशंस देखेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। टेक्सोनॉमिक स्टडीज इसको कंसिडर कर रहा है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल, डिस्टिंक्ट मतलब अलग सा, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से जो स्ट्रक्चर से जो डिफरेंसेस हैं, बाहर आउटर स्ट्रक्चर से जो मॉर्फोलॉजी से जो डिफरेंसेस हैं उसकी बेसिस पे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हो सकती है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती है उनके सारे कैरेक्टर्स, उनकी क्योंकि उनकी हायर जितने भी टैक्सा है वो सेम है, बस उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, इसलिए वो एक दो अलग अलग स्पीशीज़ बन गई है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये सारे प्लांट्स हैं। पैंथेरा लियो is the scientific name of the lion. All the three names, indica, tuberosum and the leo, they represent the specific epithets. ये species के names हैं, while the first words जो है मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये genus के names हैं, represents another higher level of the taxon or the category. So ये species, ये category हो गई, जो genus हो गई ये इससे higher level होती है, टैक्सन या कैटेगरी होती है जीनस। तो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। तो हर एक जीनस के अंदर एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं, यस हो सकती हैं, क्योंकि उससे बड़ा ग्रुप है, और रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिक, बस उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ कुछ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैंथेरा, हम एनिमल की बात करें यहाँ पे, हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टाइग्रस। एक तो पैंथेरा लियो जो है वो लायन हो गया, पैंथेरा टाइग्रस टाइगर हो गया। तो इनकी जीनस तो सेम है बट स्पीशीज़ लेवल पे ही अलग हो गए, लायन और टाइगर अलग हो गए। सोलेनम इंक्लूड्स द स्पीशीज़ लाइक सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलॉन्जिना। तो ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हो गई। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द species sapiens. Homo sapiens नेम है ह्यूमन बींग्स का, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो ये होमो जीनस में प्लेस्ड है ह्यूमन बींग्स। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। नाउ द जीनस, जीनस क्या, स्पीशीज से ऊपर का एक हायर लेवल है, दैट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो ये क्या है, मेनली जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज है, विच हैज़ more characters in common in comparison to the species of the other genera. तो ये आपकी definitions हो गई हैं। We can say that genera are aggregates to closely related species. जो closely related species हैं उनका जो एक group है उसको हम genera या genus बोल रहे हैं। For example, potato and brinjal, ये two different species हैं but both belong to the same genus Solanum. Potato और brinjal, पोटैटो ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो, है अलग अलग, जीनस स्पीशीज अलग अलग है पर जीनस इनकी सेम है सोलेनम। ब्रिंजल का नेम हो गया सोलेनम मेलॉन्जिना, दो स्पीशीज अलग हैं बट जेनेरा इनकी सेम है। ऐसे ही पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डिस जिसे लेपर्ड बोल रहे हैं, और पैंथेरा टाइग्रस टाइगर, ये तीनों का जीनस सेम है बट स्पीशीज ही अलग अलग है विद सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स। इनमें कई कैरेक्टर्स कॉमन हैं, are all species of the same genus Panthera, and this genus differs from another genus Felis which includes the cats. तो Felis जो genus है ये इसमें cats आती हैं। Now next is the family. Family क्या है, genus के ऊपर का एक higher group है। The next category family has a group of related genera. यहाँ पे related genera का group आ जाता है family में, with still less number of similarities as compared to the genus and the species. तो family characterized on the basis of both vegetative or reproductive features of the plant species. Among plants, for example, three different genera हम लेते हैं, जैसे सोलेनम पिटोनिया, एक सोलेनम ले रहे हैं हम जेनेरा, एक पिटूनिया और एक धतूरा। ये तीनों की तीनों एक ही फैमिली में प्लेस्ड हैं जिसको बोला जा रहा है सोलेनेसी।
ठीक है, फैमिली एक ही है सोलेनेसी, पर इसमें ये 3 जेनेरा प्लेस्ड हैं। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों एक ही जीनस में आते हैं। दैट इज पुट अलोंग विद द जीनस, ये कौन सी जीनस के साथ प्लेस किया गया है? फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडी। तो जो फैमिली फेलिडी है, फेलिडी के अंदर एक जीनस पैंथेरा भी आ रहा है और एक फेलिस भी आ रहा है, तो ये सब एक ही